नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस खास चर्चा में। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एग्जाम रिव्यू गाइड की तरह होने वाला है। हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के सबसे बुनियादी और अहम स्तंभ के बारे में, संविधान की अवधारणा। ये वो नींव है जिस पर किसी भी देश की पूरी शासन व्यवस्था टिकी होती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम जिन 5 मुख्य बिंदुओं को कवर करने वाले हैं वो हैं: पहला, इसकी मूल अवधारणा; दूसरा, इसके प्रमुख कार्य; तीसरा, एक अच्छे संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं; चौथा, संविधान का वर्गीकरण; और आखिर में सबसे दिलचस्प टॉपिक, संविधान बनाम संविधानवाद। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द कोर कॉन्सेप्ट, यानी इसकी मूल अवधारणा। अब जरा सोचिए, अगर प्राकृतिक नियम ये कहता है कि जो शक्तिशाली है वही बचेगा, तो फिर हमारे समाज को इन सब नियमों और कानूनों की जरूरत ही क्यों है? थॉमस हॉब्स जैसे विचारकों ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उनका मानना था कि अगर समाज को बिना किसी नियम कानून के खुला छोड़ दिया जाए तो हर इंसान सिर्फ अपने फायदे और अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। अधिकारों का भयंकर टकराव होगा और हर तरफ सिर्फ अराजकता फैल जाएगी। इसी टकराव को रोकने के लिए और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ बेसिक नियमों की जरूरत पड़ती है। और ठीक यहीं से इस शब्द की औपचारिक शुरुआत होती है। लैटिन भाषा का एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूएर, जिसका सीधा सा मतलब है स्थापित करना। आसान भाषा में कहें तो ये बुनियादी सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जो सरकार और आम जनता के बीच के रिश्तों को तय करता है। समाज में चाहे कितनी भी विविधता क्यों ना हो, अलग अलग तरह के लोग रहते हों, उन सब के बीच एक न्यूनतम समन्वय या कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए नियमों का ये स्थापित ढांचा बहुत ही आवश्यक है। इस विषय को थोड़ा और अकादमिक नजरिए से देखें तो विद्वान R.G. गेटिल का यह कथन बहुत ही सटीक बैठता है। वो कहते हैं, ये उन मौलिक सिद्धांतों का समूह है जो राज्य के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कोई भी राष्ट्र कैसे बनेगा, उसका अंतिम रूप क्या होगा और सरकार के अलग अलग अंग कैसे काम करेंगे, ये सब कुछ इसी मूलभूत दस्तावेज से तय होता है। चलिए बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मेजर फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में ये दस्तावेज काम क्या करता है? परीक्षा के लिहाज से इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए। ये एक राजनीतिक समुदाय की सीमाएं तय करता है, राज्य की प्रकृति स्थापित करता है, जैसे कि वहाँ लोकतंत्र होगा या राजशाही, और सबसे बड़ी बात, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की ढाल बनकर उनकी रक्षा करता है। इसके साथ ही ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का निर्माण करता है और उनके बीच शक्तियों का बिल्कुल स्पष्ट बंटवारा करता है ताकि कोई भी अपनी हद पार ना करे। और हाँ, ये समाज के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों और हमारी आकांक्षाओं का भी आईना होता है। अब आते हैं भाग 3 पर, फीचर्स ऑफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन। एक बेहतरीन और लंबे समय तक टिकने वाला संविधान आखिर कैसा दिखता है? एक अच्छे ढांचे को हमेशा संक्षिप्त, स्पष्ट और अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। नियम ऐसे होने चाहिए जिनमें कोई मनमानी व्याख्या या लूप होल न निकाल सके। लेकिन ध्यान दीजिए, स्थिरता के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है अनुकूलनशीलता, यानी अडेप्टेबिलिटी। इसे एक जीवंत दस्तावेज होना चाहिए। समय के साथ समाज बदलता है ना, जैसे आज शिक्षा और रोजगार के लिए इंटरनेट का अधिकार एक बेसिक जरूरत बन गया है। तो सबसे बेहतरीन ढांचा वही है जो अपनी मूल भावना को खोए बिना आज की आधुनिक जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, संविधान का वर्गीकरण। शासन के अलग अलग मॉडल्स को समझने के लिए ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के अलग अलग मॉडलों की तुलना करने के लिए यहाँ आपके सामने एक मास्टर ऐप है। इसमें वर्गीकरण के 5 प्रमुख आधार दिए गए हैं: विकास की प्रक्रिया, दस्तावेज की प्रकृति, संशोधन का तरीका, शक्तियों का वितरण और उसका उद्देश्य। इन 5 पैमानों पर हम दुनिया के किसी भी संविधान को परख सकते हैं। इसे ध्यान से समझना परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकास की प्रक्रिया की। यहाँ 2 तरीके हैं। एक होता है विकसित यानी इवॉल्व्ड संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का। ये कोई रातों रात बैठकर नहीं लिखा गया, बल्कि सदियों की परंपराओं, रीति रिवाजों और अदालती फैसलों के साथ धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। दूसरी तरफ होता है अधिनियमित या इनेक्टेड संविधान। इसे एक विशेष समय पर एक संविधान सभा द्वारा प्रॉपर विचार विमर्श करके जानबूझकर बनाया जाता है। भारत और अमेरिका का मॉडल इसी का उदाहरण है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है।
जब हम अलिखित या अनरिटन संविधान कहते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ कोई नियम लिखे ही नहीं गए हैं। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि उन सभी नियमों को किसी एक सिंगल किताब में एक साथ संहिताबद्ध नहीं किया गया है। वे अलग अलग ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित हैं, जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैंड या इजराइल में, जबकि भारत या अमेरिका की लिखित व्यवस्था में सब कुछ एक ही व्यापक कानूनी दस्तावेज में प्रॉपरली दर्ज होता है। अब संशोधन या अमेंडमेंट के तरीके पर आते हैं। कुछ देशों की व्यवस्थाएं बहुत लचीली होती हैं, जहां आम कानूनों की तरह ही संविधान में भी आसानी से बदलाव किया जा सकता है। वहीं कठोर मॉड्यूलों में बुनियादी बदलाव करने के लिए बहुत ही जटिल और मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस मामले में हमारा भारतीय मॉडल एक मास्टरपीस है, क्योंकि ये इन दोनों का एक बेहतरीन संतुलन है। ये समय की मांग के अनुसार लचीला भी है और अपने बुनियादी ढांचे को बचाने के लिए काफी कठोर भी। शक्तियों के बंटवारे की बात करें तो दुनिया में दो प्रमुख प्रणालियां चलती हैं, एकात्मक और संघीय। एकात्मक या यूनिटरी व्यवस्था में, जैसे चीन या फ्रांस में, सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार की मुट्ठी में होती हैं और राज्य पूरी तरह से उनके अधीन काम करते हैं। इसके विपरीत संघीय या फेडरल व्यवस्था में, जैसे अमेरिका या कनाडा में, शक्तियों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच बिल्कुल स्पष्ट रूप से बांट दिया जाता है। और इसी शक्तियों के बंटवारे पर विद्वान के.सी. वियर का ये बहुत ही मशहूर कथन है। उन्होंने भारतीय व्यवस्था को अर्ध संघीय यानी क्वासी फेडरल कहा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझाता है कि कैसे भारत की व्यवस्था नॉर्मल दिनों में तो एक संघीय ढांचे की तरह काम करती है, लेकिन आपातकाल या इमरजेंसी के दौरान बिना किसी विशेष संशोधन के ये पूरी तरह से एकात्मक रूप ले लेती है और सारी शक्तियां सीधे केंद्र के पास आ जाती हैं। अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, संविधान बनाम संविधानवाद। ये इस पूरी चर्चा का सबसे क्रिटिकल एकेडमिक कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, किसी देश में सिर्फ एक संविधान या रूल बुक का होना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ के लोगों को आज़ादी मिली हुई है। एक तानाशाह का भी अपना एक औपचारिक दस्तावेज हो सकता है जो उसे मनमानी करने की असीमित शक्तियाँ देता हो, लेकिन असल संविधानवाद का मतलब है उस दस्तावेज का इस्तेमाल करके सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाना, उन्हें सीमित करना, ताकि नागरिकों के अधिकारों का कभी हनन न हो सके। इसीलिए जब भी हम संवैधानिक सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ होता है सीमित सरकार, यानी लिमिटेड गवर्नमेंट। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां देश चलाने वाले शासक भी पूरी तरह से कानून के दायरे में बंधे होते हैं। वे अपनी मनमर्जी नहीं थोप सकते। सत्ता के इस एकाधिकार को रोकने के लिए सरकार पर यह कानूनी सीमा लगाना ही दरअसल संविधानवाद की असली आत्मा है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। जरा सोचिए, अगर कोई दस्तावेज राज्य को असीमित शक्तियां दे दे और नागरिकों को एक भी अधिकार ना दे, तो क्या उसे सही मायने में एक संविधान कहा जा सकता है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये एग्जाम रिव्यू गाइड आपके लिए मददगार साबित होगी। सीखने की ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।